1982 में अमेरिकी नौसेना के एक फ्लाइट इंजीनियर ने अंटार्कटिका की एक पहाड़ी पर आपातकालीन लैंडिंग की और बर्फ में कुछ ऐसा देखा जो वहां नहीं होना चाहिए था। ज्यामितीय, कोणीय, विशाल और एक ऐसी सामग्री से बना हुआ जो न तो बर्फ थी और न ही चट्टान। उन्हें इसके बारे में कभी किसी से बात न करने का आदेश दिया गया था। उन्होंने कागजात पर हस्ताक्षर कर दिए। उन्होंने लगभग 20 वर्षों तक इस रहस्य को छिपाए रखा और फिर मरते समय उन्होंने फोन उठाया और एक व्यक्ति को फोन किया। एमी पुरस्कार विजेता खोजी पत्रकार लिंडा मोल्टन हाउ को। उसने उसके कहे हर शब्द को रिकॉर्ड कर लिया। फिर वह इंतजार करती रही, क्योंकि अगले 25 वर्षों में और भी गवाहों ने फोन किया। नौसेना के जवान, वैज्ञानिक, ठेकेदार, नॉर्ड के अधिकारी, सभी ने अंटार्कटिक की बर्फ के नीचे दबी एक ही चीज के अलग अलग अंशों का वर्णन किया। उन सभी को चुप करा दिया गया। मरने से पहले उन सभी ने एक एक करके यह तय किया कि लिंडा ही एकमात्र ऐसी व्यक्ति हैं जिन पर वे दुनिया को सच बताने के लिए भरोसा करते हैं। अब 81 वर्ष की उम्र में लिंडा ने आखिरकार हर गवाही, हर निर्देशांक, हर गोपनीय जानकारी संकलित कर ली है और वह बोल रही हैं। उन्होंने कहा, मरने से पहले मुझे सच बताना होगा, क्योंकि जिन लोगों ने मुझे ये बातें बताई हैं वे मर रहे हैं, और अगर मैं उनके द्वारा बताई गई बातों को साझा नहीं करती तो यह ज्ञान हमारे साथ ही समाप्त हो जाएगा। यही उन्हें मिला। पहाड़ी की चोटी पर खड़ा आदमी। साल 1982 था। नौसेना का एक फ्लाइट इंजीनियर, जिसका नाम लिंडा ने आज तक गुप्त रखा है, मैकमेरो स्टेशन से अंटार्कटिका के अंदरूनी हिस्से में स्थित एक दूरस्थ अनुसंधान शिविर तक नियमित आपूर्ति मिशन पर था। बर्फ की चादर के ऊपर कहीं उपकरण में खराबी के कारण चालक दल को एक खुली पहाड़ी की चोटी पर समय से पहले उतरना पड़ा। हवा विमान के धड़ से टकरा रही थी। तापमान इतना कम था कि खुली त्वचा पल भर में जल जाती थी। यह ऐसी जगह थी जहां आप जो भी खराब है उसे ठीक करते हैं और फिर वहां से निकल जाते हैं। लेकिन जब चालक दल मरम्मत का काम कर रहा था, तभी फ्लाइट इंजीनियर ने पहाड़ी की ओर देखा और रुक गया। परिदृश्य में कुछ गड़बड़ थी। दूर एक ऊंची जगह पर क्षितिज को चीरती हुई आकृतियां दिखाई दे रही थीं, जो वहां की नहीं लग रही थीं। ज्यामितीय, सममित, बहुत नियमित, बहुत कोणीय, इतनी सटीक कि वे बर्फ की आकृतियां नहीं हो सकती थीं। वह और करीब गया, इतना करीब कि उसे एक विशाल संरचना का ऊपरी भाग दिखाई दिया, जो आंशिक रूप से खुला हुआ था, जहां हवा और समय ने बर्फ को हटा दिया था। यह कोणीय था, यह ठोस था, और यह किसी ऐसी चीज से बना था जो स्पष्ट रूप से प्राकृतिक नहीं थी। इससे पहले कि वह वहां पहुंच पाता, रेडियो में कर्कश आवाज आई। आदेश, तुरंत मैकमेरो लौटें। कोई स्पष्टीकरण नहीं, कोई चर्चा नहीं। जब वे उतरे तो खुफिया अधिकारी इंतजार कर रहे थे। चालक दल को अलग अलग कर दिया गया। उनसे व्यक्तिगत रूप से पूछताछ की गई और उन्हें बताया गया कि उनके उड़ान लॉग अब गोपनीय हैं। उन्होंने अतिरिक्त गोपनीयता समझौतों पर हस्ताक्षर किए और उन्हें एक निर्देश दिया गया। यह कभी हुआ ही नहीं। अब आपको लिंडा मोल्टन के बारे में यह समझना होगा कि वह YouTube चैनल चलाने वाली कोई षड्यंत्र सिद्धांतकार नहीं है। वह एमी पुरस्कार विजेता खोजी पत्रकार हैं, जिन्होंने 4 दशकों से अधिक समय तक सैन्य कर्मियों, वैज्ञानिकों और सरकारी अधिकारियों का साक्षात्कार लिया है। उन्होंने अपना करियर दस्तावेजी सबूतों, सत्यापित प्रमाण पत्रों और विश्वसनीय स्रोतों के आधार पर बनाया। जब 1998 में 70 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त हो चुके
और अपना समय समाप्त होते देख फ्लाइट इंजीनियर ने उनसे संपर्क किया तो उन्होंने प्रकाशन में जल्दबाजी नहीं की। उन्होंने घंटों उनका साक्षात्कार लिया। उन्होंने उनके सेवा रिकॉर्ड की पुष्टि की। उन्होंने उनके प्रमाण पत्रों की पुष्टि की। उनके विवरण में विशिष्ट निर्देशांक, सटीक तिथियां और उस उड़ान में शामिल अन्य चालक दल के सदस्यों के नाम शामिल थे। सब कुछ ठीक निकला, लेकिन लिंडा जानती थी कि एक गवाह काफी नहीं है, इसलिए उसने उसकी गवाही को संभाल कर रख लिया। उसने किसी को कुछ नहीं बताया और इंतजार करती रही। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। अगर यह कहानी सुनकर ही आपके रोंगटे खड़े हो रहे हैं तो सब्सक्राइब बटन दबाएं, क्योंकि आगे जो होने वाला है उसके सामने यह तो बस शुरुआत है। यही सिलसिला चलता रहा। अगले 20 वर्षों में वे एक एक करके उसके पास आए। सैन्यकर्मी, वैज्ञानिक, ठेकेदार, ऐसे लोग जिनका आपस में कोई संबंध नहीं था, जो कभी मिले नहीं थे, जो अलग अलग दशकों में अलग अलग ठिकानों पर तैनात रहे थे, सभी ने लिंडा को एक ही असंभव कहानी के टुकड़े सुनाए। बर्फ में प्रवेश करने वाले रडार सर्वेक्षण करने वाले एक भूभौतिकीविद लिंडा के सामने बैठे थे। उनका जबड़ा कसा हुआ था और उनकी आवाज लगभग फुसफुसाहट जैसी थी। उन्होंने बर्फ के नीचे गुहाएं पाई थीं, छोटी छोटी जेबें नहीं, विशाल रिक्त स्थान, ज्यामितीय रूप से नियमित, इतनी गहरी और इतनी संरचित कि वे प्राकृतिक गुफाएं नहीं हो सकती थीं। जब उन्होंने डेटा को चिह्नित किया तो उनके पर्यवेक्षक का चेहरा पीला पड़ गया। कुछ ही घंटों में रीडिंग को गोपनीय घोषित कर दिया गया। उनकी पूरी टीम का तबादला कर दिया गया। उन्होंने वह डेटा फिर कभी नहीं देखा। नौसेना की एक सीबी निर्माण बटालियन ने बताया कि उन्हें किसी भी आधिकारिक अनुसंधान केंद्र से मीलों दूर एक गुप्त खुदाई स्थल पर तैनात किया गया था। कोई वैज्ञानिक जानकारी नहीं, कोई बर्फ के कोर का मिशन नहीं, बस सीधे नीचे की ओर ड्रिलिंग। और शाफ्ट के तल पर उन्होंने कुछ ऐसा देखा जिससे उनका दिल बैठ गया। धातु की संरचनाएं, कृत्रिम प्रतीत होने वाली दीवारें, सतहें इतनी चिकनी, इतनी सधी हुई, इतनी परिपूर्ण कि भूवैज्ञानिक होना असंभव था। उन्होंने उन्हें घूर कर देखा और सोचा, किसी ने इसे बनाया है। अर्जेंटीना के एस्पेरोंजा बेस के एक वैज्ञानिक ने लिंडा को बताया कि अनुसंधान दल कभी-कभी बर्फ के कोर से 12,000 साल से भी अधिक पुराने अवशेष निकालते हैं। हर एक बार सैन्यकर्मी आते, नमूनों को जब्त कर लेते और उन्हें गायब कर देते। कोई रिकॉर्ड नहीं, कोई रिपोर्ट नहीं, कोई प्रकाशित लेख नहीं, सब गायब। महाद्वीप भर में उड़ान भरने वाले एक पायलट ने एक ऐसे प्रतिबंधित क्षेत्र का वर्णन किया जो किसी भी सार्वजनिक मानचित्र पर मौजूद नहीं था। एक पूरा प्रतिबंधित क्षेत्र जहां नागरिक उड़ानें वर्जित थीं और सैन्य उड़ानों के लिए आवश्यक अनुमति स्तर लगभग किसी के पास नहीं थे। जब उसने अपने एक वरिष्ठ अधिकारी से पूछा कि वहां क्या है, तो जवाब संक्षिप्त था, संवेदनशील शोध। पूछना बंद करो। इनमें से कोई भी एक दूसरे को नहीं जानता था। इनमें से किसी ने भी लिंडा के अन्य साक्षात्कार नहीं देखे थे, लेकिन हर गवाही एक ही निष्कर्ष की ओर इशारा कर रही थी। अंटार्कटिक की बर्फ के नीचे कुछ प्राचीन और व्यवस्थित चीजें दबी हुई थी और कई सरकारों को इसके बारे में जानकारी थी। लिंडा अपनी मेज पर इन सभी विवरणों को फैलाकर बैठी रही और अपने ऊपर पड़े बोझ को महसूस करती रही। यह कोई एक कहानी नहीं थी, यह एक सिलसिला था। एक ऐसा सिलसिला जिसे वह नजरअंदाज नहीं कर सकती थी और जिसे वह अभी तक साबित भी नहीं कर पाई थी। लेकिन तभी किसी ने उससे संपर्क किया जिसने सब कुछ बदल दिया। वह गवाही जिसने सब कुछ बदल दिया। यह 2016 की बात है। लिंडा को एक ऐसे व्यक्ति का संदेश मिला जिसे बाद में उसने अपने पूरे करियर में
अब तक के सबसे विश्वसनीय स्रोत के रूप में वर्णित किया। एक सेवानिवृत्त नॉर्ड अधिकारी, गोपनीय सुरक्षा मंजूरी प्राप्त। 2000 के दशक की शुरुआत में अंटार्कटिका में हुए एक ऐसे अभियान का हिस्सा जिसका किसी भी सार्वजनिक रिकॉर्ड में कोई जिक्र नहीं है। उसकी पहचान वह है जिसे लिंडा ने किसी और से भी ज्यादा सख्ती से छिपा कर रखा था। जब उसने बोलना शुरू किया तो लिंडा चुप हो गई, क्योंकि उसने जो बताया वह केवल पिछली गवाहियों को पुष्ट नहीं कर रहा था, बल्कि उन्हें आपस में जोड़ रहा था। 20 वर्षों के साक्षात्कारों से मिली हर अलग अलग बात, हर अंश, हर अनसुलझी जानकारी अचानक एक मशीन के पुर्जों की तरह आपस में जुड़ गई। उसके बयान के अनुसार जो उसे जानकारी दी गई थी और जो उसने स्वयं देखा था, उसके आधार पर पश्चिमी अंटार्कटिक की बर्फ की चादर के नीचे लगभग 2 मीटर की गहराई पर कृत्रिम रूप से निर्मित कई संरचनाएं मौजूद हैं। ये कोई भूवैज्ञानिक विसंगतियां नहीं हैं, न ही बर्फ की संरचनाएं, न ही ऐसी कोई चीज जो भूविज्ञान की पाठ्य पुस्तकों में मिलती हो। ये किसी व्यक्ति द्वारा बनाई गई संरचनाएं हैं जिन्हें उद्देश्य और सटीकता के साथ तैयार किया गया है। और ये प्राचीन हैं, उस बर्फ से कहीं अधिक प्राचीन जिसने इन्हें ढक रखा है। ये अंतिम हिमयुग से भी पहले की हैं, यानी इनका निर्माण तब हुआ था जब अंटार्कटिका नदियों और जंगलों से भरा एक हरा भरा समशीतोष्ण महाद्वीप था। 12,000 साल से भी अधिक पहले। जरा इस पर गौर कीजिए, 12,000 साल से भी अधिक। यह सुमेर काल से हजारों साल पहले की बात है। मिस्र के पहले राजवंश से हजारों साल पहले, उन सभी सभ्यताओं से पहले जिन्हें हम प्राचीन कहते हैं। उन्होंने लिंडा को बताया कि इन संरचनाओं का पता सबसे पहले 1940 के दशक में ऑपरेशन हाई जंप के दौरान चला था। यह एडमिरल रिचर्ड बर्ड के नेतृत्व में 1946 से 1947 तक चला एक विशाल अंटार्कटिक अभियान था। आधिकारिक तौर पर इस मिशन का उद्देश्य अनुसंधान केंद्र स्थापित करना और ध्रुवीय परिस्थितियों के लिए कर्मियों को प्रशिक्षित करना था। इस स्रोत के अनुसार गुप्त वास्तविकता कुछ और ही थी। भूकंपीय सर्वेक्षणों में बर्फ की गहराई में ऐसी विसंगतियां पाई गईं जिनकी कोई व्याख्या नहीं कर सका और जिनके बारे में किसी को बात नहीं करनी थी। और अब वो बात जो आपको चौंका देगी। तब से लेकर अब तक 7 दशकों से भी अधिक समय से संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस और हाल ही में चीन अंटार्कटिका में गुप्त रूप से पुनर्प्राप्ति अभियान चला रहे हैं। ये अभियान अंटार्कटिक संधि के तहत संचालित सार्वजनिक विज्ञान कार्यक्रमों से पूरी तरह अलग अनुसंधान, पुनर्प्राप्ति, पुरातात्विक उत्खनन और तकनीकी पुनर्प्राप्ति नहीं है। उन्होंने लिंडा को बताया कि ये संरचनाएं छोटी नहीं हैं। ये कोई चौकी नहीं है। जो कुछ मिला है वह एक विशाल शहरी परिसर, इमारतों, बुनियादी ढांचे और तकनीक का प्रमाण है, जो एक ऐसी उन्नत सभ्यता का संकेत देता है जो मानव इतिहास के बारे में हमारी सभी मान्यताओं को चुनौती देती है। कुछ क्षेत्र प्राकृतिक बर्फ की गुफाओं के माध्यम से सुलभ हैं, जहां हिमखंडों के खिसकने से मार्ग बने हैं। अन्य क्षेत्रों तक नियमित वैज्ञानिक अनुसंधान के रूप में ड्रिलिंग कार्यों के माध्यम से पहुंचा जा रहा है और इन संरचनाओं से तकनीक निकाली जा रही है। इस पर विशेष ध्यान दें। इनमें से कुछ अभी भी काम कर रहे हैं। सब कुछ पूरी तरह से समझा नहीं गया है, लेकिन कार्यात्मक उपकरण बरामद किए गए हैं और वर्तमान में गुप्त केंद्रों में उनका अध्ययन किया जा रहा है। लिंडा ने वही सवाल पूछा जो कोई भी पत्रकार पूछता, इसे साबित करो। अधिकारी ने निर्देशांक दिए।
उसने कुछ संपादित आंतरिक दस्तावेज भी दिए जिनमें वर्णित स्थानों पर गोपनीय परियोजना पदनाम स्पष्ट थे। उसने उसे इन अभियानों में शामिल अन्य कर्मियों के नाम, उन लोगों के नाम भी बताए जिनसे वह संपर्क कर सकती थी और जिनसे वह बात कर सकती थी। लेकिन लिंडा के मन में बार बार उठने वाली बात थी उसके अपने मन की खामोशी। 20 वर्षों से बिखरे हुए बयान अब एक कहानी में तब्दील हो गए थे, और वह कहानी उन सभी मामलों से कहीं बड़ी थी जिनकी उसने कभी जांच की थी। उसे अभी यह नहीं पता था कि सबसे भयावह गवाही अभी आनी बाकी थी। 2003 में एक गुप्त ड्रिलिंग अभियान में काम करने वाले एक सैन्य ठेकेदार ने लिंडा से बात करने के लिए सहमति दी, लेकिन केवल इसलिए क्योंकि वह मरणासन्न थे। उन्हें अंतिम चरण का कैंसर था और वह अपने देखे हुए को अपने साथ कब्र में नहीं ले जा सकते थे। उन्होंने बताया कि उन्हें एक बर्फ की सुरंग में उतारा गया था जिसे एक भूवैज्ञानिक विसंगति तक पहुंचने के लिए खोदा गया था। नीचे उतरना धीमा था। जैसे जैसे वह धीरे धीरे शाफ्ट में नीचे उतरता गया, उसके भार से प्लेटफॉर्म चरमरा उठा। ऊपर की दिन की रोशनी एक चमकीले सिक्के की तरह सिमटती गई और फिर गायब हो गई। दीवारें बर्फ की बनी थीं, सफेद नीली नसों वाली, सपाट। ठंड कतई थी। केवल चरखी की भन भनाहट और शाफ्ट की दीवारों से गूंजती उसकी अपनी सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। फिर 1 मील से अधिक नीचे कुछ बदल गया। बर्फ रुक गई, धीरे धीरे नहीं, एकदम खत्म। दीवारें चिकनी, लगभग धातु जैसी सतह में बदल गईं। एक हल्की सी चमक वाली सतह जिस पर उसकी हेडलाइट की रोशनी पड़ रही थी। एक ऐसी सतह जो अंटार्कटिक की बर्फ की चादर के 1 मील नीचे होने के लिए बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं थी। तापमान अलग सा लग रहा था। ध्वनि का स्वरूप बदल गया था। हवा की गुणवत्ता भी अलग थी, मानो एक कमरे से दूसरे कमरे में कदम रख दिया हो। वह चबूतरे से उतरकर एक ऐसी गुफा में पहुंचा जो स्पष्ट रूप से, निर्विवाद रूप से प्राकृतिक नहीं थी। उसके चारों ओर अंतरिक्ष खुल गया। यह विशाल था। दीवारों पर निशान थे, प्रतीक थे, ज्यामितीय आकृतियां थीं जो उसकी टीम के किसी भी सदस्य ने पहले कभी नहीं देखी थी। टीम खामोशी से खड़ी थी। टॉर्च की रोशनी उस अंधेरे को चीर रही थी जो हजारों सालों से अछूता था। तभी उसने दूर की दीवार में एक आकृति देखी। एक दरवाजा, कोई दरार नहीं, कोई खाली जगह नहीं। एक सुनियोजित प्रवेश द्वार, सोच समझकर बनाया गया, जो कहीं और गहराई में जाता था। उसके हाथ कांप रहे थे। उसे अपनी नब्ज गले में महसूस हो रही थी। टीम को आगे जाने की अनुमति नहीं थी। इसके लिए एक ऐसे सुरक्षा स्तर की आवश्यकता थी जो उनमें से किसी के पास नहीं था। लेकिन उसने देखा कि वैज्ञानिक और सैन्य कर्मी विशेष उपकरणों के साथ अंदर जाने की तैयारी कर रहे थे। वे उन लोगों की तरह शांत और कुशलता से आगे बढ़ रहे थे जिन्होंने यह काम पहले भी किया था। उन्हें वापस सतह पर भेज दिया गया। उन्हें अच्छा खासा बोनस दिया गया। उन्होंने एक गोपनीयता समझौते पर हस्ताक्षर किए जिसमें आपराधिक अभियोजन की धमकी भी शामिल थी। और उन्होंने जो कुछ देखा उसे वर्षों तक चुपचाप अपने भीतर रखा, जब तक कि कैंसर के निदान ने गोपनीयता को अर्थहीन नहीं बना दिया। उन्होंने लिंडा से कहा, लोगों को पता होना चाहिए कि हमने वहां कुछ खोजा है, कुछ ऐसा जो इतिहास के बारे में हमारे सभी ज्ञान को बदल देता है। अब सुनिए कि लिंडा की जांच में और क्या-क्या सामने आया, क्योंकि गवाहियों का सिलसिला यहीं नहीं रुका। उनकी प्रगति तेज हो गई। एक उपग्रह छवि विश्लेषक ने उसे बताया कि उसने देखा है कि अंटार्कटिका के कुछ निर्देशांकों को सार्वजनिक डेटा से डिजिटल रूप से हटा दिया गया है। न केवल उनका रिजोल्यूशन कम किया गया,
बल्कि उन्हें जानबूझकर धुंधला, अस्पष्ट और मिटा दिया गया। उसने प्रसंस्करण से पहले मूल दस्तावेज देखे थे। आयताकार आकृतियां, ऐसी संरचनाएं जो कृत्रिम प्रतीत होती थीं। वह अपनी डेस्क पर बैठकर उन संरचनाओं को घूरता रहा जिनका अस्तित्व ही नहीं होना चाहिए था। और जब उसने इस बारे में अपने पर्यवेक्षकों से बात की तो उसे बताया गया कि वे क्षेत्र विशेष पहुंच प्रोटोकॉल के अंतर्गत हैं। यह उसका विषय नहीं है। एक पदार्थ वैज्ञानिक जिसने अंटार्कटिका पुनर्प्राप्ति अभियानों से प्राप्त नमूनों का संक्षिप्त विश्लेषण किया, ने मिश्र धातुओं का वर्णन किया जो किसी भी जात डेटाबेस में मौजूद किसी भी चीज से मेल नहीं खाती थीं। असाधारण जंग प्रतिरोधक क्षमता, ऐसे शक्ति प्रतिशत अनुपात जो असंभव प्रतीत होते हैं। ऐसी निर्माण प्रक्रियाएं जिन्हें वर्तमान तकनीक दोहरा नहीं सकती। एनएसएफ अंटार्कटिक कार्यक्रम के एक लॉजिस्टिक्स समन्वयक को ऐसे उपकरण मिले जो किसी जात अनुसंधान मिशन से मेल नहीं खाते थे। औद्योगिक उत्खनन उपकरण, सशस्त्र सैन्य सुरक्षा वाले सीलबंद परिवहन कंटेनर और रक्षा विभाग के उन चैनलों के माध्यम से भेजे गए शिपमेंट जो पूरी तरह से वैज्ञानिक निगरानी से बाहर थे। हर नए गवाह ने पिछली बार से ज्यादा परेशान करने वाली बात बताई। दीवारों पर खुदे हुए ऐसे चिन्ह जिन्हें किसी भी टीम का कोई भी भाषा विज्ञानी समझ नहीं पाया। कुछ खुदाई स्थलों के पास इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बेकाबू हो गए, यंत्र घूमने लगे। बिना किसी पहचान योग्य स्रोत के विद्युत चुंबकीय हस्तक्षेप से रीडिंग अचानक बढ़ गई। और फिर वह दावा जिसने लिंडा के पूरे नेटवर्क में सनसनी फैला दी। कई स्रोतों ने स्वतंत्र रूप से पुष्टि की कि बरामद कलाकृतियों को रिवर्स इंजीनियरिंग के अध्ययन के लिए नहीं, बल्कि रिवर्स इंजीनियरिंग के लिए गुप्त अमेरिकी सुविधाओं में ले जाया गया था। अब तस्वीर खंडित नहीं रह गई थी। यह विशाल थी और यह सुनाए जाने के लिए बेताब थी, लेकिन इसे सुनाने का मतलब था लिंडा द्वारा 40 वर्षों में बनाई गई हर चीज को दांव पर लगाना। खामोशी। 2020 तक लिंडा के पास 15 से अधिक विश्वसनीय गवाहियां, सत्यापित निर्देशांक, पुष्ट नाम और संबद्धताएं थीं। सबूतों का एक ऐसा समूह जो मिलकर आधुनिक इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण रहस्यों में से एक की ओर इशारा करता था। और फिर उसके सूत्र एक एक करके मरने लगे। जिन लोगों ने अपने जीवन के सबसे खतरनाक रहस्यों को उसके साथ साझा किया था, उनका समय समाप्त होता जा रहा था। नौसेना का फ्लाइट इंजीनियर, पहाड़ी पर तैनात वह व्यक्ति जिसने 1998 में एक फोन कॉल से इस सब की शुरुआत की थी, 2019 में मर गया। लिंडा को यह खबर मिली और वह चुपचाप बैठी रही। फिर नौरैड अधिकारी, उसका सबसे महत्वपूर्ण सूत्र, वह व्यक्ति जिसकी एक गवाही ने 2 दशकों के बिखरे हुए वृत्तांतों को एक चौंकाने वाली तस्वीर में पिरो दिया था, वह 2022 में मर गया। अन्य लोगों की हालत तेजी से बिगड़ रही थी। अस्पताल के बिस्तर, धर्मशाला में देखभाल, धुंधली होती यादें। और लिंडा, जो अब 80 वर्ष की हो चुकी थीं, एक बात को कड़वी सच्चाई से समझ गईं। वह जीवित बची आखिरी इंसान थीं जो इन सभी गवाहियों को एक साथ जोड़े हुए थीं, गवाहों को दुनिया से जोड़ने वाली आखिरी कड़ी। इस एहसास ने उन्हें बदल दिया। इसने उन्हें सिर्फ प्रेरित ही नहीं किया, बल्कि डरा भी दिया। क्योंकि अगर उन्होंने और इंतजार किया तो 25 साल की जांच, उन 1 दर्जन मरते हुए लोगों की जिंदगी भर की मेहनत, जिन्होंने चुप्पी के बजाय सच्चाई को चुना था, गायब हो जाएगी, मानो कुछ हुआ ही ना हो। उन्होंने 2023 के एक साक्षात्कार में कहा, मुझे एहसास हुआ कि अगर मैंने इस कहानी को पूरी तरह से
सभी विवरणों और उन सभी स्रोतों के साथ नहीं बताया जिनका मैं जिम्मेदारी से उल्लेख कर सकती थी, तो यह कहानी अधूरी रह जाएगी। इन लोगों ने मुझ पर भरोसा किया था। मेरी जिम्मेदारी है कि मैं यह सुनिश्चित करूं कि उनकी गवाही हमेशा जीवित रहे। 2023 के अंत में उन्होंने उस रिपोर्ट को संकलित करना शुरू किया जिसे वह व्यापक अंटार्कटिक रिपोर्ट कहती हैं। इसमें 25 वर्षों की जांच के दौरान एकत्र की गई हर गवाही, हर निर्देशांक, हर ऑपरेशन का नाम और हर सबूत शामिल है। और 2024 की शुरुआत में उन्होंने earthfiles.com के माध्यम से इसके कुछ अंश जारी किए। उन्होंने उन विशिष्ट निर्देशांकों को प्रकाशित किया जहां गवाहों ने खुली संरचनाओं या भूमिगत प्रवेश बिंदुओं की सूचना दी थी। उन्होंने ऑपरेशन हाई जंप के गोपनीय दस्तावेजों को साझा किया, जिनमें संपादित अनुभाग थे जो अनुसंधान केंद्रों से कहीं आगे के उद्देश्यों की ओर इशारा करते थे। उन्होंने विश्वसनीयता स्थापित करने के लिए पर्याप्त प्रमाणिक विवरण के साथ गुमनाम गवाही प्रतिलेख प्रस्तुत किए। उन्होंने उपग्रह चित्र संकलित किए जिनमें उन सटीक क्षेत्रों पर कृत्रिम डेटा अस्पष्टता दिखाई गई थी जिनकी पहचान उनके स्रोतों ने की थी। और उन्होंने सीधे चुनौती दी। अन्य देशों के पास उपग्रह हैं, स्वतंत्र शोधकर्ताओं के पास बर्फ भेदने वाला रडार है, वैज्ञानिक उस महाद्वीप पर प्रतिदिन काम करते हैं। यदि ये गवाहियां सच हैं तो सबूत मौजूद हैं। उन्होंने दुनिया को बता दिया कि कहां देखना है। अब वह बात जो मुझे रातों की नींद उड़ा देती है। हर आरोपी सरकार की प्रतिक्रिया एक जैसी थी, पूर्णतः चुप्पी। न कोई खंडन, न कोई सुधार, न कोई मुकदमा, न कोई आरोप, न किसी प्रकार का कोई आधिकारिक बयान, कुछ भी नहीं। बस इतनी गहरी चुप्पी कि वह जानबूझकर की गई प्रतीत हुई, क्योंकि वह जानबूझकर ही की गई थी। जरा सोचिए, एमी पुरस्कार विजेता पत्रकार ने सार्वजनिक रूप से दुनिया भर की कई सरकारों पर अंटार्कटिक की बर्फ के नीचे दबी प्राचीन संरचनाओं और बरामद तकनीक से जुड़े 70 साल के रहस्य को छुपाने का आरोप लगाया। और एक भी सरकार ने इस पर कोई टिप्पणी नहीं की। न ही किसी ने खंडन किया, न ही किसी ने इसे मनगढ़ंत कहानी बताया। लिंडा कहती हैं कि यह चुप्पी ही उनके लिए सबसे बड़ा प्रमाण है। अगर वह झूठ बोल रही होती तो उन्हें बदनाम करना आसान होता। एक आधिकारिक बयान से ही सब कुछ खत्म हो जाता। लेकिन उनकी जांच पर ध्यान देने से सरकार को एक ऐसा विकल्प चुनना पड़ता है जो कोई भी सरकार नहीं चुनना चाहती। या तो वह जो बता रही है उसकी पुष्टि करें, या समझाएं कि दर्जनों विश्वसनीय सैन्य और वैज्ञानिक कर्मी स्वतंत्र रूप से एक ही कहानी क्यों गढ़ रहे हैं। इसलिए वे चुप रहते हैं और चुप्पी और गहरी होती जाती है। स्वतंत्र शोधकर्ताओं ने छानबीन शुरू की। शौकिया उपग्रह विश्लेषकों ने उसके निर्देशांकों की जांच की और विसंगतियों की सूचना दी। वैज्ञानिकों ने उसके द्वारा पहचाने गए क्षेत्रों से ऐतिहासिक रडार डेटा के लिए अनुरोध प्रस्तुत किए। अधिकांश अनुरोधों को राष्ट्रीय सुरक्षा सामग्री बताकर अस्वीकार कर दिया गया, क्योंकि ये डेटा एक ऐसे महाद्वीप से था जिसे शांतिपूर्ण वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए समर्पित माना जाता है। अंटार्कटिका स्टेशन के एक पूर्व कर्मचारी ने सार्वजनिक रूप से लिंडा के दावों का समर्थन करते हुए कहा कि जो कोई भी उस महाद्वीप पर लंबे समय तक काम कर चुका है वह पहले से ही जानता है। कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां आपको नहीं जाना चाहिए, कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो आपको नहीं पूछने चाहिए, और गुप्त सैन्य अभियान हैं जिनका विज्ञान से कोई लेना देना नहीं है। और ये सब उन शोध कार्यक्रमों के साथ साथ चल रहे हैं जिन्हें जनता देख रही है। यदि इसका एक अंश भी सही है तो इसके परिणाम भयावह होंगे। 12,000 साल पहले भी
एक ऐसी सभ्यता मौजूद थी जो शहर बसाने में सक्षम थी। सुमेर से हजारों साल पहले, मिस्र से पहले और उन सभी संस्कृतियों से पहले जिन्हें हम प्राचीन मानते हैं। मानव प्रगति वह सीधी सादी कहानी नहीं है जो हमें सिखाई गई है। ज्ञान खो गया था और शायद अब चुपके से उसे पुनः प्राप्त किया जा रहा है। लिंडा इस समय एक व्यापक वृत्त चित्र बना रही हैं, जिसमें हर गवाही को विस्तार से प्रस्तुत किया गया है। उन्होंने अपनी पूरी जांच की प्रतियां, जिनमें उन स्रोतों के नाम भी शामिल हैं जिन्होंने मरणोपरांत पहचान की अनुमति दी है, कई बीमा संस्थानों में जमा करा दी हैं। इसलिए चाहे उनके साथ कुछ भी हो जाए, जानकारी बनी रहेगी। उन्होंने सीधे शब्दों में कहा, मैं किसी से यह नहीं कह रही कि वे मुझ पर विश्वास करें। मैं उनसे गवाहियों को देखने के लिए कह रही हूं। ये असली लोग हैं, असली प्रमाण हैं, असली अनुभव हैं। और अगर उन्होंने मुझे जो बताया है उसका आधा भी सही है, तो हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जो हमें सिखाई गई दुनिया से बहुत अलग है। वे गवाह अब लगभग इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन उनकी गवाहियां दस्तावेजों में दर्ज हैं। उनके वृत्तांत सुरक्षित हैं और 81 साल की उम्र में लिंडा मोल्टन हाउ ने उन सभी से किया अपना वादा निभाया। उसने सच कहा, लेकिन एक सवाल है जो मेरे मन से नहीं निकल रहा, और मुझे नहीं लगता कि आपके मन से भी निकल रहा होगा। अगर कई सरकारों को 70 सालों से भी ज्यादा समय से अंटार्कटिका के नीचे मौजूद संरचनाओं के बारे में पता है, अगर वे एक ऐसी सभ्यता की तकनीक को खोज रहे हैं जो हमारे इतिहास की किताबों में दर्ज हर चीज से कहीं ज्यादा पुरानी है, अगर उन्होंने इस महाद्वीप को बर्फ और पेंगुइन से भरा बताते हुए इसके चारों ओर गोपनीयता का पूरा जाल बिछा रखा है, तो वे और क्या छिपा रहे हैं? और क्या होगा जब वे इसे और छिपा नहीं पाएंगे? अगर आप यहां तक पहुंच गए हैं तो आप जानते ही होंगे कि यह चैनल जरूरी खबरों से मुंह नहीं मोड़ता। सब्सक्राइब करें, इसे किसी ऐसे व्यक्ति के साथ शेयर करें जिसे इसे देखने की जरूरत है।